बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है उर्दू ज़बान का सबक नंबर 37 आज हमने शफीकुर रहमान के सफ़रनामे का मतनी मुताला करना है। और ये बहुत ज़्यादा जो है लेक्चर्स तो लंबे हैं ही, लेकिन हम जल्दी जल्दी से ख़त्म करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें। आज हमने पढ़ना है शफीकुर रहमान के सफ़रनामे का पहला मज़मून नील जो है वो हमने आज पढ़ना है। तो नील का पहला हिस्सा जो है वो उसमें अच्छा आप देखो, अगर मैं आप लोगों को तशरीह करवाऊँ तो आप लोगों ने कहना है कि मतलब आप लोगों ने ये पढ़ा नहीं हुआ होगा, तो आप लोगों को उसकी तशरीह की क्या समझ आनी है। तो आप लोग ये सुन लो और बाद में तशरीह अपने पास से भी कर सकते हो। अल्फाज में नहीं हम पढ़ेंगे, बस उनको ही रिप्लेस करना होता है। जो मुश्किल अल्फाज होते हैं उनको आसान आसान अल्फाज वहाँ पर इस्तेमाल करने होते हैं, और ये उसका इक़्तिबास होता है। दैट्स इट। आप लोगों को वैसे भी इतना ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, आप लोग को आता होगा, फर्स्ट सेकेंडरी में हमने यही सब किया था। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। मैंने म्यूज़ियम देखने की ख्वाहिश की। मेरे दोस्त ने टेलीफोन करके एक नहायत काबिल गाइड का काबिल जो है गाइड का इंतखाब किया, इंतज़ाम किया, जिस तारीख पर मुकम्मल अबूर था प्रोग्राम का। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगी, हो सकता है कुछ लफ्ज़ मुझसे गलत हो जाएँ, प्रोनाउंस हो जाते हैं, लेकिन बाद में मैं वो आप लोगों को बता भी देती हूँ, ठीक है। ये इंतज़ाम था जो गलत निकल गया जल्दी जल्दी से। प्रोग्राम के मुताबिक इसे ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में आ जाना चाहिए था। जब 3 घंटे गुजर गए तो मेरे इशार पर दोबारा टेलीफोन किया गया। मालूम हुआ कि गाइड तो किसी यूरोपियन के साथ अभी भी बाहर निकल गया है, लेकिन उसकी भतीजी या भांजी जो तारीख की स्कॉलर है और जिसे स्कॉलरशिप भी मिलता है, हमारी तरफ आ रही है। थोड़ी देर में एक शख्स आया जो खुफिया पुलिस का आदमी मालूम होता था, जिसने सर से पाँव तक मुख्तलिफ किस्म के कपड़ों से जिस्म को ढांप रखा था। उसने ज़नाना आवाज़ में अलैक सलैक किया, यानी सलाम दुआ की, और हमारे पास आ खड़ा हुआ। गौर से देखा तो ये औरत थी, ये आंसा सानिया थी, ठीक है। तो उसका नाम क्या था? आंसा सानिया। ये आप लोगों ने याद रखना था, आंसा सानिया थी, जिसने सकीट लबादा तहमद शॉल वगैरह सब कुछ लपेट रखा था। सादा ऐनक पर 50 शीशे चढ़ा रखे थे और चेहरे पर उस किस्म की जो है इस किस्म की जाली थी जो दुकानदार अमूमन मिठाइयों को ढांपने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रस्मी तौर के मुताबिक हमने म्यूज़ियम पहुँचे। हम जो है म्यूज़ियम पहुंचे। सानिया ने बड़े आलमाना अंदाज में बताया कि जब तक किसी मुल्क के जोग्राफियाई हालात का इल्म ना हो, तारीख का मुताला बेसूद है, ठीक है। यानी जब तक उसके जोग्राफियाई हालात का पता है ना किसी मुल्क का, तो फिर जो है तब तक हम उसकी जो है हिस्ट्री जो है उसका मुताला नहीं कर सकते। ग़ालिबन आप मिस्र और अनिल जो है कि मतलब कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे। मैंने सफरी थैले से कई जो है किताबची और पम्फलेट निकाल कर सामने रख दिए। उनमें से कुछ सैर सेहत की कंपनियों के साथ थे, सैर सेहत की कंपनियों के थे और चंद काहिरा में तिबा हुए थे। मेरे जोग्राफिया और तारीख़ बल्कि सारे मज़मून हमेशा कमज़ोर रहे हैं। मेरे जोग्राफिया और तारीख़ बल्कि सारे मज़मून हमेशा कमज़ोर रहे हैं। तुम ही उनमें से कुछ पढ़कर उसे सुना दो। तो मेरे दोस्त ने सरगोशी की। न जाने क्यों इसे सरगोशी की आदत है। तो अल्फाज में नहीं है, ये आपको आते ही कर लीजिएगा आप लोग। आंसाब हमने दोषी ज़र्ब में इसके लिए सवाल होता है। जोग्राफिया इस जगह मोहल्ले को इर्द गिर्द पम्फलेट छोटे तशरीही किताबचे जैसे बल्जिया ब्रोशर वगैरह। तो उनकी एक बड़ी खसूसियत ये है कि उसमें वो किरदार घड़ते हैं ताकि उसमें एक कहानी का रंग सा पैदा हो जाए। कौन है? शफीकुर रहमान, ठीक है। तो उन्होंने जो है उनकी एक इम्तियाज़ी खसूसियत ये भी है कि उन्होंने किसी हद तक अफ़सानवी नज़र का अंदाज़ भी जो है अपनाया था। खैर आगे इसका दूसरा इक़्तिबास है। मैंने पम्फलेट खोले और सफ़ा को उल्टना शुरू किया। स्किपलिंग ने कहा था कि मिस्र के मुल्क को दरहकीकत मुल्क नहीं कहा जा सकता, ये तो एक बल खाता हुआ हरा भरा बाज़ार है। और किपलिंग ने बिल्कुल सच कहा था कि मिस्र में बारिश बहुत कम होती है, बल्कि होती ही नहीं। सारे मुल्क का फ़कत 28वां हिस्सा जो है काबिल काश्त है। कितना? 28वां। आप लोगों ने याद रखना है, वो भी नील की बदौलत, क्योंकि अगर नील ना होता तो मिस्र 100% सहरा होता, और ये अपने दहाने से 4000 मील दूर झील विक्टोरिया से निकलता है। इस शोर में जाते हुए नील को बहरुल गज़ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहरुल गज़ल कहा जाता है। एक और झाग जो है उड़ाती हुई पहाड़ी नदी बहरुल जबल जो है उससे मिलती है। तो बहरुल अबैद यानी जो है चट्टान ज़हूर में आता है, जो फ़कत खर्तूम तक सफ़ेद रहता है, क्योंकि वहाँ नीला नील यानी बहरुल अरज़क इसका मुंतज़िर होता है। जब दोनों मिलते हैं तो असली जो है नील बनता है। इस तरह नील बनने के अमल में इसे काफ़ी मसाफ़त तय करना पड़ती है। लिहाज़ा मिस्र के मदारों में बहने के लिए इसे फ़कत 500 मील मिलते हैं। कितने? 500 मील। काहिरा से आगे ये 2 शाख में बढ़ जाता है जो एक दूसरे से दूर हो जाती हैं।
काहिरा से आगे ये 2 शाखों में बढ़ जाती है। आप लोग अच्छे से याद करना है, हत्ता कि जब बहीरा रूम में गिरती हैं तो इनके दरमियान 150 मील का फासला होता है। और ये किताबों में नील को खजूर के दरख्त से तशबीह दी गई है। किसके दरख्त से? खजूर के दरख्त से। तो जिसकी जड़ें समंदर में हों और टहनियाँ पहाड़ों पर, लेकिन मेरी हकीर राय में नील खजूर से हरगिज़ नहीं मिलता और ना खजूर नील से मिलती है। अगर ज़बरदस्ती तशबीह को मान लिया जाए तो फिर इस किस्म की खजूर काफ़ी टेढ़ी तिरछी होगी, लिहाजा खजूर नहीं कुछ और चीज़ होगी। नील ने मिस्र की जोग्राफिक पोजीशन को काफ़ी ख़राब कर रखा है। यानी नक्शों में मिस्र का ऊपर वाला हिस्सा निचला जो है वो नील का रहता है और ज़ीरा हिस्सा बलाई मिस्र। ये इसलिए है कि शायद मिस्र इतना अहम नहीं जितना कि नील। तो अब यहाँ पर वो कहते हैं कि नील को उल्टी समत में बहना चाहिए। जनूबी गर्म हवाएं 50 मई में, यानी अप्रैल मई में जो है शुरू हो जाए तो जैसा कि नाम से जाहिर है 50 दिन चलती हैं और नील के गर्दनुमा में इतनी नाखुशगवार तब्दीली ले आती है कि लोग नहाए चिड़चिड़े और झगड़ालू हो जाते हैं। तरक इधर समझदार हैं कि जब वो मिस्र के हुक्मरान थे तो इस्तांबुल से यहाँ के मजिस्ट्रेटों को हदायत मिली हुई थी कि 50 के दौरान जो जुराइम हो उनकी सज़ाएँ इस मनहूस मौसम को मद्देनज़र रखते हुए दी जाए। बाकायदा गर्मियों में हबशा से जो है जशा से जो है हबशा या जैसा आप लोग क्या कहते हो? खैर अभी तो मैं जल्दी में हूँ, आप लोग खुद देख लीजिएगा। तो नील में सैलाब आता है और रातों रात जो है नील की सतह 20-25 फुट ऊंची हो जाती है। उसके बाद 15-20 मील तक जो है सुर्खी महल पानी फैल जाएगा और हर जगह नील ही नील होगा। गर्म मुल्कों में किसान बारिश के इंतजार में अमूमन रुख में यानी आसमान की तरफ देखते हैं कि बूंदें कब पड़ती हैं, लेकिन मिस्रियों की निगाह आसमान की तरफ नहीं बल्कि उसकी सिमत में होती है कि तुगयानी कब आनी है। तो मिस्रियों यानी मिस्रियों की, तो हमारे यहाँ नमाज मगरिब की तरफ मुँह करके पढ़ते हैं, लेकिन मिस्र में जुनूब मशरक़ की तरफ, ये याद रखना है। मिस्र के सिकंदरिया के अलावा सिकंदर आज़म ने हमारे यहाँ भी 2-3 सिकंदरिया आबाद किए होंगे। बहरहाल एक सिकंदरिया अब तक वाकई इस ज़माने की गर्दश से छोटा होता चला गया, अब उच्च की शक्ल में पंजंदे के करीब देखा जा सकता है। तो ये इसके अल्फाज में किपलिंग जो है जोसेफ रडियार्ड किपलिंग यानी 1865 से 1936 ठीक है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ हो ये वो है डेथ। तो अंग्रेज़ी शायर और अदीब थे ये, और खमसीन जो है अरबी में 50 को कहते हैं। तो हमने बस जल्दी जल्दी में आप लोग को पढ़ा रही है। आप लोग ने मतलब इसमें क्या है, आप लोगों ने बस इसे एज अ स्टोरी अपने माइंड में रखना है और अगला आप लोगों ने उसके इसका इक़्तिबास पूछे तो आप लोग ये जो अल्फाज पढ़े हैं आसान अल्फाज में इनको जो है जैसे कहते हैं तशरीह कर देना दैट। वैसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं, ज़्यादा एमसीक्यूज़ देते हैं इस तरह घुमा फिरा के। आप लोगों ने अच्छी तरह से जो मैंने बता रही हूँ इनको अच्छी तरह से आप लोगों ने याद कर लेना, माइंड में रखना है। तो अगला इक़्तिबास पढ़ते हैं। तुमने हिमनातो जमादात का जिक्र नहीं किया। मेरा दोस्त बोला, वादी नील में ऊँट और गधे फ़रात से मिलते हैं। ऊँट तो खैर औसत दर्जे के हैं, लेकिन गधे नहायत मजबूत, सेहतमंद और मसरूर में हैं। ऐसे तंदुरुस्त और तवाना गधे कहीं और देखने में नहीं आते। काहिरा में चौकस सिपाही चमकीली लंबी अमेरिकन कारों को गुजार चुकता है। तो दूसरी तरफ इशारा करता है कि अब वो गधे गुजर जाएं जिन पर सूट और हैट पहने हुए हज़रात बैठे हैं। फ़िरौनों के मकबरे में ऊँट की तस्वीर नहीं है, ना कि उनके लिटरेचर में उनका जिक्र है। मालूम होता है कि ये ऊँट जहाँ अरबों ने राइज किया था। फ़िरौनों के ज़माने में जो है यहाँ लोग छोटा सा तहमद बांधते थे, लेकिन अब यहाँ नहायत ही लंबी कमीज़ का रवाज है जो दूर से नॉर्मल कमीज़ और तहमद का मरकब जो है मालूम होती है। अच्छा, आप लोगों ने देखे होंगे जो अरबी होते हैं ना वो ऐसे ही इस तरह का ड्रेस ही वो यूज़ करते हैं कि लंबी लंबी वो सारी होती हैं उनकी कमीज़ें, क्योंकि सारे जिसम पर एक ढाला कपड़ा होता है, लिहाजा गर्मियों में बदन को एयर कंडीशन करने के लिए उससे बेहतर लिबास नहीं हो सकता। बस काफ़ी है, सानी ने टोका, चलिए अंदर चलिए। तो लफ्ज़ है मरकब यानी 2 चीज़ों से मिलकर बनने वाली चीज़ें। ज़्यादा तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, इसके कुछ मुश्किल अल्फाज नहीं थे ज़्यादा। अगला इक़्तिबास हम पढ़ते हैं। उसने एक लिबादा सा उतारा और दूसरे लिपटा हुआ रुमाल खींच लिया। अब तरीका सबक शुरू हुआ। सानिया ने किताब के सफ़े उल्टे और कहने लगी, इससे पहले कि सारे कदीमा बिमा का बाकायदा जिक्र हो, एहराम और अबुल अहवाल के मुतालिक जानना ज़रूरी है। खुफू के हरम की बुनियाद 13 एकड़ में फैली हुई है, ठीक है, यानी 13 में। तो उसकी तमीर पर अढ़ाई टन के 30 लाख पत्थर इस्तेमाल हुए। कितने? अढ़ाई टन के। अगर ये सब पत्थर खाती सवा के साथ साथ एक कतार में रख दी जाएँ तो वो 2/3 दुनिया को मुहीत कर लेंगे। तो हरम की चोटी हवाओं और आंधियों से घिस कर जो है 30 फुट कम हो चुकी है, फिर भी 450 फुट बुलंद है। 1 लाख इंसानों ने 20 बरस तक की मेहनत की, तब यह मुकम्मल हुआ। 1 लाख इंसानों ने 20 बरस तक की मेहनत की। तो 20 बरस तक खेती बाड़ी बंद रही होगी? मैंने पूछा। तो नहीं, खौफू
फ्लाहिन से हर साल फ़कत 3 महीने का काम लेता था। जब नील में तुग़यानी आती थी वो भी ताप तो। बड़ा अच्छा फ़िरौन था। सैलाब के दिनों में फ्लाहिन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते होंगे। उनकी ज़ियाफ़त तिबा के खौफों ने अच्छा मशग़ला वहम पहुँचाया, मेरे दोस्त ने कहा, लेकिन सानिया ने कोई नोटिस नहीं लिया। वो हमें बता रही थी कि खौफू के हरम के बाद खफरे ने अपना हरम जो है वो एक ऊँचे टेले पर बनवाया, इस उस्तादी से कि उसका हरम जो है हरम जो दरहकीकत खौफू के हरम से छोटा है, दिखने में बड़ा दिखाई देता है। देखो देता है देखो भाई इन्होंने कैसे लिखा, कुछ थोड़ी सी इसमें हैंडआउट्स में भी कोई मिस्टेक्स हैं। तो बेहद ज़हीन फ़िरौन था, बेहद ज़हीन जो है फ़िरौन था। इस तरह 25 जो है 30 फुट भी बचा गया और नाक भी ऊंची रखी। मैंने लुकमा दिया, सानिया ने बड़ा सा मुंह बनाया और गले में बंधा हुआ एक स्कार्फ उतारकर अपने बैग में रख लिया। मेरे दोस्त ने शरारतन मेरी तरफ देखा। सानिया बयान कर रही थी, तीसरा हरम मनकरे का है। वैसे नील के किनारे छोटे बड़े सब मिलाकर 17 अहराम हैं। कितने हैं? 17। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि फ़िरौन की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मम्मी बनकर हरम में दफन हो तो जीवन सफल जाए। यानी लफानी बनने के लिए फ़ानी जिस्म की ज़रूरत अशद ज़रूरी थी। कि यानी लफानी बनने के लिए फ़ानी जिस्म की हिफाजत जो है वो अशद ज़रूरी थी। लिहाजा हर फ़िरौन शुरू ही से इसी चक्कर में रहता होगा कि जवानी में ही अपने हाथों अपना मकबरा तैयार कर ले। हरम मुकम्मल होने पर शायद चीफ इंजीनियर मोतबाना जो है अर्ज़ करता हूँ कि हज़ूर मकबरा तैयार है और हसब मंशा ज़रा से नोटिस पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा ये इंजीनियर है, प्रोनाउंस इसे हम ऐसे ही करते हैं इंजीनियर। लेकिन फिर क्या हुआ कि सानिया के चेहरे पर खफगी के आसार थे और मेरे दोस्त के चेहरे पर मुसरत के। वो कह रही थी कि अहराम फ़न तमीर का शाहकार समझे जाते हैं। आज तक कोई ये मालूम ना कर सका कि ये क्यों कर बनाए गए थे, लेकिन कुछ लोग उन्हें नीरे पत्थरों के ढेर समझते हैं। उनका ख्याल ये कि हर शख्स हरम बना सकता है। पत्थरों की तहें इस तरह जमाई जाएँ कि हर ऊपर वाली तह निचली तह से तौलन अर्ज़न ज़रा छोटी हो तो लाज़मी तौर पर एक मखरूती इमारत बन जाएगी जिसके गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कौन है वो लोग? सानिया ने पूछा। मैं उनमें से नहीं हूँ, यूँ ही सुनाई कही। लेकिन फ़िरौन के बाद जो फ़ातिहीन आए उन्होंने हर मरतबा उन्हें मलबे के ढेर समझा और उनके पत्थर उखाड़ कर नई इमारतों के लिए इस्तेमाल किया। आपने और क्या सुना है? ये कि फ़िरौन दिन भर फ़िरौनी से काम लेता था, लेकिन रात की तन्हाई में सजदे में गिर कर गड़गड़ाया करता था कि खुदाया माफ़ करना, ये सब दिखावा है और मजबूरन करना पड़ता है। तो अल्फाज में इसके जो है अहराम फ़राइन के तकूने मकबरे अबुल अहवाल खौफ का बाप, बाकी ये लंबे आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ख़त इस्वा ज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाली एक लकीर, ज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाली एक लकीर। खौफ मिस्री तहजीब के अहद ज़री का दूसरा फ़िरौन। तो फ़लाहीन फ़लाह की जमा यानी किसान ज़ियाफ़त तिबा तवाज़ा खफरे फ़राइन के इस सिलसिले का 5वां फ़िरौन। मनकरे जो है खफरे के बाद 6ठा फ़िरौन। मम्मी अंग्रेज़ी में मसाला लगाकर महफूज की लाश को कहते हैं। तो सफल कामयाब हस्ब मंशा ख्वाहिश के मुताबिक। अच्छा आप लोगों ने ना क्या उसे कहते हैं, अल्फाज मैंने अच्छी तरह से याद करने हैं, जितनी भी अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ मोस्टली ऐसा होता है कि एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा जो है वो अल्फाज में नहीं होते हैं और कभी-कभी तो वो क्वेश्चन में भी शॉर्ट क्वेश्चन में अल्फाज लिख देते हैं, कहते हैं इनके मायने लिखो, 3 नंबर का 5 नंबर का, वो उनकी मर्ज़ी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई हैं ना, इनमें से आप लोगों ने ये अच्छी तरह से याद रखना है जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि इनमें से भी जो है वो एमसीक्यूज़ बना देते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर जो है ख़त्म हुआ। तो इम्पोर्टेंट बस इसमें यही था जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी तशरीह आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, भाई यही सारा सब कुछ उन्होंने तशरीह में बताया हुआ है। तो जो आप लोगों को बस पढ़ा दिया गया, आप लोगों को बस समझ आ गया कि उसमें बात क्या कर रहे हैं। बाकी ये थोड़ा सा हिस्ट्री के हिसाब से कुछ चीज़ें मुश्किल हैं इसमें, लेकिन उसको आप लोगों ने जो है वो ज़्यादा मतलब आप लोग अच्छी तरह से उसे अपने माइंड में रखिएगा। तो जब एमसीक्यू जाएगा तो आप लोग देख लोगे कि मतलब आप लोगों ने कौन सा ये अगर पढ़ा हुआ होगा ना, इसी वीडियो को पॉज करके आप लोग साथ साथ उर्दू को पढ़ते भी जाएँ, ताकि आज जाके अगर कोई एमसीक्यूज़ आ जाए तो आप लोगों को जो पढ़ा हुआ होगा ना, तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा ये लफ्ज़ मैंने पढ़ा था। तो इससे एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन जो अच्छी तरह से हो जाती है। और जो स्टूडेंट्स बिल्कुल नई स्टार्ट से नहीं पढ़ते, एट द एंड आकर जो तैयारी करते हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं पेपर्स की, तो उनके लिए यही होता है कि वो हैंडआउट्स को ज़रूर जो है वो रीड आउट करके जाएँ, क्योंकि हैंडआउट्स में ही मुझसे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ बनते हैं। और ये जो पास्ट फाइल्स वीडियोज़ और यूट्यूब पर जो है ये चूरन बेचने वाले जो है ना, कुछ लोग वो कहते हैं कि ये एक वीडियो देख लो सारा पेपर आप लोगों का ठीक हो जाएगा। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, ना ही उनके पास कोई जादू की छड़ी होती है जो आप लोगों को जो है बस 10 मिनट की वीडियो 15-20 मिनट की वीडियो देखकर आप लोग सारा पेपर सोल्व कर लोगे। तो ऐसा तो होता नहीं है। और ना ही वीडियो इतना कोई मतलब इतने कोई ईजी नहीं है वीडियो की डिग्री लेना भी।
तो बाकी ना ही इस तरह से कोई बंदा पेपर दे सकता है, और ये सारा एम टाइम वेस्ट है। तो इसकी बजाय आप लोग जो है वो हैंडआउट्स को अच्छी तरह से रीड आउट कर लीजिए करिए। बाकी हैंडआउट्स इसके बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, तो आप लोग बस यही वीडियो देख लें और साथ साथ में इसी पे पॉज करके जो है देखते जाएँ। बाकी अल्लाह ताला आप लोग की मदद फरमाए और हमें भी अपने दुआ में याद रखिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।